गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो दोस्तों? आज हम लोग सेट्स को समझेंगे कि सेट क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये हम समझ जाते हैं तो फिर सेट क्या है ये बिल्कुल हम समझ जाएंगे। वेल डिफाइंड का अर्थ होता है कि अच्छे से परिभाषित, जो भी कलेक्शन है वो अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं दोस्तों, आप समझिए। एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसे सेट बने हैं और कैसे सेट नहीं बने हैं। कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला जो एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें ये पता है दोस्तों कि वावेल्स में कौन कौन से लेटर आते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता है और ये वेल डिफाइंड है। आपकी दृष्टि से, सबकी दृष्टि से इसका जो रिजल्ट है वो बदलने वाला है या नहीं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमें पता है पहले से, ये 5 लेटर क्या है? वावेल्स हैं। तो ये एक सेट का ये फॉर्म बनता है, ठीक है, तो ये सेट बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा लें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, सेट क्यों है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, हमारी दृष्टि से, सबकी दृष्टि से इसका जो भी मेंबर आने वाला है वो सबकी दृष्टि से सेम नंबर आने वाला है। ये नहीं कि हम बोलें कुछ और तो कुछ दूसरा ने कुछ और बोला, ऐसा नहीं है। रिजल्ट यहाँ पर सेम आने वाला है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 में क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 कहा गया है तो 9 तक तो हम लोग लेंगे, तो ये तो वेल डिफाइंड हो गया। इसी प्रकार द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड है। हमें प्राइम नंबर पता है और 20 के नीचे कौन कौन प्राइम नंबर में आते हैं। मैं आपको ये सब लिख करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बात करूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स की, तो इसमें हमने जैसा कि अभी ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें क्या क्या आया? 1 में वॉवेल्स, तो इसमें क्या क्या आ गया? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर वॉवेल्स में आ गए। फिर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में दोस्तों क्या क्या आएंगे? लेस देन 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लेंगे। इसी प्रकार द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन है 20, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, फिर 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19 तक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया लेस देन 20। तो ये सब तो वेल डिफाइंड हमें पता है ये सब क्या है, और ये वेल डिफाइंड है भाई। अब बात करें, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं जो सेट नहीं कहलाएगा, जो सेट का फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट।
यहाँ पर ये जो शब्द आया है ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, भारत में कितनी सुंदर लड़कियां हैं उसका कलेक्शन करिए। तो इसका कलेक्शन कहाँ से हो सकेगा, वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो सुंदर वर्ड, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड आया है, ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है सेट को डिफाइन नहीं करता है। ब्यूटीफुल, अब हम कहें एक शब्द है जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, हम किसी आदमी को कहें कि ये सुंदर है या किसी लड़की को कहें ये सुंदर है, हमारी दृष्टि से ये इतने लेवल में ये सुंदर है, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से वो कहेगा नहीं, कुछ और इसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए तब मैं इसे सुंदर की श्रेणी में लाऊंगा। तो तीसरा और कहेगा नहीं, आपने यहाँ तक कहा, मैं और चाहूँगा इसके अंदर कुछ खासियत हो, कुछ विशेषता हो। तो ऐसे में सुंदरता का एक एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं मिल पाएगा, सुंदर कहाँ तक को हम सुंदर कहें। तो प्रत्येक आदमी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इसका परिभाषा अलग अलग निकलेगा, तो इसलिए ये सेट को डिफाइन नहीं करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार कई ऐसे वर्ड्स हैं, आपको अगर कहीं बुक्स में ऐसा नज़र आ जाए तो फिर आप उसे ये समझिए कि वो सेट नहीं है। जैसे कि कुछ सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर हमने लिया है, रिच पर्सन्स है, तो ऑनेस्ट पर्सन्स है, ये सब का अगर हम कलेक्शन करें तो नहीं हो सकेगा। एक सेट को ये लोग ये सेट नहीं बनाएगा। ये गुड प्लेयर्स है, ओल्ड पीपुल है, तो ये सब क्या है, ये फॉर्म, ये डू नॉट फॉर्म सेट, ये सेट का फॉर्म में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें रीच पर्सन की, तो रीच पर्सन मतलब हो गया अमीर व्यक्ति। अमीर कितना, आप किसको अमीर कहते हैं? पैसा के अकॉर्डिंग आप आदमी को अमीर बोल रहे हैं या उसके गुण की वजह से उसे आप अमीर कहते हैं? तो अमीर का अगर पैसे को लेकर के ही कह रहे हैं तो कहाँ तक, तो इसका कोई लिमिट नहीं है और ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि हम यहाँ तक हैं तो हम इसे कहें रीच पर्सन। तो इस तरह से जितने भी ऑनेस्ट हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं, ये सब सेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। सेट जो है, सेट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, चलिए समझ लीजिए इसे। सेट, कोई भी सेट हो उसे हम कैपिटल लेटर में इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है, सेट को इंडिकेट करने के लिए। सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर विथ कॉमा सेपरेट रहेंगे, ठीक है, विथ कॉमा, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट्स के एलिमेंट्स को हम रखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, कोई भी सेट्स हो, कोई भी सेट्स, उसे हम कैपिटल लेटर में, कहने का अर्थ ए बी एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम ठीक है, कैपिटल लेटर में लेंगे सेट को। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान रहे हैं, सपोज दैट एक सेट ए है, ठीक है, और इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स है इसमें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिया, एक, तो ये एक सेट है। सेट को आप, सेट में जितने भी एलिमेंट आप रखते हो तो कर्ली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसका नाम है कर्ली ब्रैकेट, इसे आप याद रखिए, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रखे जाते हैं सेट में। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ठीक है, हम कैसे कहेंगे कि आप, ठीक है, ये ए, सेट ए का
एलिमेंट है, मेंबर है, इसे आ, इसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं सिंबलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू द सेट ए, ठीक है। ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। इसे आप ऐसे पढ़िए, ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ये किस सेट से बिलोंग करता है, तो ये ए जो है सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, या एक और तरीका है जिसके सहारे आप इसे डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे दूसरा तरीका है इस तरह से, ए इज़ एन एलिमेंट, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। किस सेट का, तो सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, यानी इसे एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं। ए इज अ मेंबर ऑफ द सेट ए। ए क्या है, मेंबर भी है सेट ए का, तो मेंबर भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, या ए बिलोंग्स टू द सेट ए, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेट को कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि डी तो इस सेट का मेंबर है नहीं, एलिमेंट है नहीं, तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, मैथ्स के लैंग्वेज में इसे हम कैसे समझें। तो यहाँ पर लिखना है आपको डी डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, कि डी जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। डी डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, डी सेट ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। इस पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक सेट में अगर हम कोई भी एलिमेंट हम रखें, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं वोवेल नंबर का, ठीक है। यहाँ पर वोवेल नंबर हम लोगों ने देखा, इसे हम लोगों ने क्या माना, एक सेट माना। मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेट है और इसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसमें कौन कौन आ गया, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। तो ये एक सेट बन गया, इसे हमने सेट ए माना। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट सेट में रखे जाते हैं तो ऑर्डर में रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर में रखना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कहीं भी आप रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आप लोगों ने समझा। कहने का अर्थ ये है, इसे पूरी तरह से आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा ए ई आई ओ यू, अब किसी का मन करे ई लिखने का, फिर ए, तो फिर कहीं यू, कहीं पे आई, तो कहीं पर ओ, तो क्या ये सेट नहीं है, ये सेट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं इसे ऑर्डर में ही रखें, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की भी बात करें, तो नेचुरल नंबर जैसा कि एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं सेट, कुछ मान लेते हैं बी है, ये हमारा क्या है, बी है। तो इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है दोस्तों 9। तो हम इसे इस प्रकार तो लिख सकते हैं। अगर हमने अब कुछ ऐसा लिख दिया 4 5 3 1 2 6 7 8 9, तो भी ये एक सेट ही है। ठीक है, तो ऑर्डर मायने नहीं रखता यहाँ पर। सेट में एलिमेंटों को ऑर्डर में रखें, ये मायने नहीं रखता यहाँ पर दोस्तों। तो इस प्रकार इस फैक्ट को हम लोगों ने जाना। ठीक है, दूसरी फैक्ट क्या है सेट में, कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हम लिखेंगे सेट में तो उसका रिपीट होना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख दिया, ठीक है, कॉमा का तो यूज करना ही है। कॉमा हम लोग सेट में यूज करते हैं अलग अलग एलिमेंटों को सेपरेट करने के लिए। अगर आपने एक ही एलिमेंट को 2 जगह या 3 जगह लिख दिया, रिपीट कर लिया, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा क्या? तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिपीटेशन ज़रूरी नहीं है, उसका अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस है वो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक सेट हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक सेट ले रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, 3 एलिमेंट है सेट में। तो अगर हम इसमें लिख दें 1 1 2 2 2 3, तो ये दोनों सेट सेम ही है, सेम ही है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि इसमें तो कुछ अधिक एलिमेंट नहीं, अधिक एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एक यहाँ पर रिपीट हुआ है, 2 यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिपीट का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, आप कई बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उसका गिनती बस एक ही बार किया जाएगा उसमें दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने सेट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम लोग सेट को डिस्क्राइब करेंगे। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेट को डिस्क्राइब करेंगे। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब आप कर सकते हो? तो एक सेट को हम 2 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो एक सेट को 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला रोस्टर फॉर्म, या नहीं तो इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम लोग एक एक फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेबुलर फॉर्म, या नहीं तो फिर इसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। कुछ उदाहरण के साथ इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसा कि रोस्टर फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या है कि जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर विथ कॉमा सेपरेट करके रखते हैं, सजाते हैं उसे। ठीक है, मतलब कॉमा मतलब उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उसे रखते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो, एक सेट हमने लिया है जिसका नाम है ए, और ये सेट किस बारे में है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसका एक सेट हम किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो आइए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ए, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है दोस्तों, आपको ये भूल नहीं जाना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म वेरी सिंपल। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना सिंपल ही है। तो 24 के फैक्टर क्या क्या है? 24 के फैक्टर हैं यहाँ पर 2 है, ठीक है,
2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और फिर 24 है, 1 भी है। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ छोटा है, 1 2 3 भी आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये 24 की क्या है, 24 की क्या है, फैक्टर्स हैं। तो ये एक सेट है और ये किसके अंदर हमने रखा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा, कोमा के साथ। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि रोस्टर फॉर्म में कैसे एलिमेंट को हम लोग रखते हैं। एक उदाहरण और है, ठीक है, एक उदाहरण और हम यहाँ पर लिए हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, सेट में लिखना है। ठीक है, किस, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर जैसा कि माना है डी, तो ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए डी, और इसमें जितने भी लेटर्स है उसे हम एक ही बार लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक लेटर को अगर 2 बार लेते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो एम लिए, ए लिए, टी भी ले लिए, एच लिए, ई लिए, एम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार हमने एम लिया। ए भी नहीं लेंगे, टी भी मुझे नहीं लेना है, आई को लेना है। ठीक है, सी हमने नहीं लिया है तो सी हम उठा लेते हैं, एस हम नहीं लिए हैं तो एस भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये एक सेट बन गया। ठीक है, और किस फॉर्म में है, रोस्टर यानी तो टेबुलर फॉर्म। ठीक है, MATHEICS, कोई भी लेटर इसमें रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया है रोस्टर फॉर्म में कैसे एलिमेंट्स को रखते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, समझ में आ जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई जिससे हम लोग समझते हैं। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of the set। मतलब क्या, इसमें इस फॉर्म में अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टीज, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में, जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उसका प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, हर एलिमेंट को ऐसा प्रॉपर्टीज इस तरीके से आपको लिखना होगा कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सारा एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर लिखना है। किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स हम लिए हैं जिसकी सहायता से आप समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला, इसके पहले भी हमने कुछ लिखा है पर जो भी मैंने बताया, ठीक है, इसका वही मतलब है। इसमें लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ पर जैसा कि एक यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, कॉमनली यहाँ पर तो समझते हैं। जैसे एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इसे सच दैट पढ़िए। जितने भी सेट में एलिमेंट आते हैं हम उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, हर एलिमेंटों के लिए एक्स मानते हैं कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए में जो सेटिस्फाइज करता है प्रॉपर्टीज पी को। एक प्रॉपर्टीज पी है
ठीक है, जिसमें सेट में एक प्रॉपर्टीज P है जो सारे एलिमेंट उसे सेटिस्फाई करता है, सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टीज पर सेटिस्फाई हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, राइट द सेट ए, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो है इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम दिए गए सेट को हम समझते हैं इसमें किस तरह के एलिमेंट दे रखा है। तो जब देखते हैं तो पता चलता है, आप लोग भी देख रहे हो, ये 1 2 3 से स्टार्ट है तो कौन सा नंबर हो सकता है? नेचुरल नंबर है ये। और नेचुरल नंबर है भी तो कहाँ तक है ये? तो लेस देन 7 है, 6 लेस देन 7 है। तो इसे आइए हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करें। तो जैसा कि इस आधार पे हम लोग चलते हैं, जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हमने एक अननोन नंबर मान लिया। हर एलिमेंट्स के लिए हमने, हर ईच एलिमेंट के लिए हमने एक अननोन नंबर माना। वो क्या माना? x। इसके जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अननोन नंबर हमने x माना, जैसा कि यहाँ पर भी तो बताया गया था। तो x माना, इसके बाद आपको सच दैट इस तरह का सिंबल देना है, ठीक है। फिर अब ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है सेट बिल्डर फॉर्म में किसका मेंबर है? तो ये मेंबर है नेचुरल नंबर का, ठीक है। यहाँ पर जितने भी है क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर का क्या है? मेंबर है। अभी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अभी फिलहाल x n का क्या है? मेंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है। दोस्तों अगर n लिख दे तो इससे आप समझिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट है ये, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और अगर w नज़र आपको आ जाए, कहीं पर w नज़र आ जाए तो ये भी एक सेट कहलाएगा होल नंबर का, ठीक है, ठीक है, होल नंबर। शॉर्टकट में इसे लिया जाता है, होल नंबर के लिए ये सिंबल लिया जाता है, नेचुरल के लिए पहला लेटर को यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार है इंटीजर के लिए भी जेड लिया जाता है, इंटीजर। इंटीजर के लिए यहाँ पर जेड लिया गया है। इस तरह से रियल नंबर के लिए भी है, रियल नंबर के लिए भी है। तो रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? रियल नंबर के लिए आर को लिया जाता है, ठीक है, रियल नंबर के लिए आर को लिया जाता है। और रेशनल नंबर की बात करें तो उसके लिए क्यू लिया जाता है, रेशनल नंबर। ये सब याद रखिए दोस्तों, ठीक है, आप ये सब याद रखिए। तो शॉर्टकट में ये सब यूज किया जाता है। अब आते हैं वापस एग्जाम्पल पर। तो यहाँ एन जो लिया गया है, एन यहाँ पर जो लिया गया है ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक्स एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर का मेंबर है और ये 7 से क्या है? लेस है, कम है। तो अब यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी आ चुकी है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को हर एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। कौन ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है? ऐसा तो है नहीं।
हम किसी भी एलिमेंट को उठाए वो नेचुरल नंबर का मेंबर है और वो 7 से क्या है, लेस है। आप 5 को ही लीजिए, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का मेंबर है, 7 से लेस है। अगर आप 7 को ले लेते हैं तो 7 इस सेट का हिस्सा नहीं है, इस सेट का मेंबर नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि 7 जो है क्या है कि 7 यहाँ पर कहा गया है लेस देन 7, 7 से कम, तो हम 7 क्यों लें? ठीक है, आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने जाना, समझ लिया होगा। आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और ये इससे पूरी बात क्लियर हो पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, राइट द सेट डी। एक सेट लिए है, ठीक है, जिसे हमने डी माना। इसमें कुछ एलिमेंट्स है -6, -4, -2, 0, +2, +4, +6। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, डी लिखना है आपको, डी लिखना है, बराबर देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक्स लिखना है। एक्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक्स आता है, ठीक है। तो एक्स एक्स के जगह पे हम क्या रखते हैं, एलिमेंट रखते हैं। ये एलिमेंट्स के बदले एक्स है, सभी एलिमेंट के लिए हमने एक्स लिखा। अब ये जो एक्स है, एक्स को हम इस तरीके से हमने लिख दिया, x बराबर 2n। अब यहाँ पर बात आएगी कि ये स्मॉल n का क्या अर्थ होगा। तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि स्मॉल n का मतलब क्या है। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब है कि ये जो है z का, यानी कि इंटीजर्स का मेंबर है ये, ठीक है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये है कि n आखिर z का मेंबर है, तो z में तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो कहाँ तक हम लेंगे। यहाँ पर तो हमें ये, ठीक है, फाइनाइट सेट है ये, हम लोग समझेंगे आगे कौन सा सेट है फाइनाइट, कौन होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये फिलहाल हम ये कहते हैं ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि शुरू से अंत तक इसमें एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है। तो n यहाँ पर आप अगर देखोगे तो n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, n इज लेस देन एंड इक्वल टू +3। n का मान आप ले सकते हो -3 के बराबर, या नहीं तो उससे बड़ा, +3 के बराबर या नहीं तो उससे छोटा। तो -3 को तो उठा लेंगे, उसके बराबर कहा गया है। -3 को हम लोग उठाएंगे, -3 इसमें, इस पर क्या क्या आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ तक आएगा इंटीजर में। तो अब जो है अगर -3 अगर यहाँ हम रखें तो 3 दूनी क्या हो जाता है, 6, -6 ये एलिमेंट मिल गया। अगर इसके जगह पे आप रख दो -2, 2 दूनी 4 ये एलिमेंट मिल गया। अगर यहाँ पर रख दो -1 तो ये एलिमेंट मिल गया। यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये मिल जाता है, 1 रखते हैं तो ये मिलता है, 2 रखते हैं तो ये मिलता है, 3 रखते हैं तो ये मिलता है। यानी ये जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज लिखा, ये सारे एलिमेंट को ये क्या करता है, सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इसे समझा, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, पहला है एम्पटी सेट। हम लोग कई तरह के सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एम्पटी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, नॉन एम्पटी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया,
इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। ये सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे उदाहरण के साथ, आपको सारी बातें समझ में आएगी। सीखते हैं शुरू से। तो एम्पटी सेट, एम्पटी सेट ये किस तरह का सेट है? एक ऐसा सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम एम्पटी सेट कहेंगे। एम्पटी सेट का दो नाम और भी है, इसे नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसे नल सेट, वॉइड सेट और एम्पटी सेट, ठीक है। इसे इंडिकेट किस तरीके से करते हैं? एम्पटी सेट को इंडिकेट करते हैं फाई से, फाई से एम्पटी सेट को इंडिकेट किया जाता है। कुछ उदाहरण है जिसकी सहायता से आप बात को समझ जाओगे। तो एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। पहला, x एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट जो है, एलिमेंट को x मान लिया गया और x जो है नेचुरल नंबर का मेंबर है और एक कंडीशन भी दिया हुआ है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि x जो है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। कहता है कि x एक नेचुरल नंबर का मेंबर है, ठीक है। तो x जब नेचुरल नंबर का मेंबर है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो कंडीशन दे रखा है कि 3 से होना चाहिए छोटा और 2 से होना चाहिए बड़ा, इसके बीच तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, हम कहाँ से लें? एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारा, ये एक एम्पटी सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट है। यहाँ पर इसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कहीं पर भी आपने अगर ये साइन देखा सेट थ्योरी में, तो आप समझिए कि ये क्या है, ये किसको बता रहा है? एम्पटी सेट को बता रहा है। इसका अपोजिट, अगर कोई भी सेट में कम से कम एक एलिमेंट या एक से जितना भी ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम अगर एक एलिमेंट भी है किसी सेट में, खाली नहीं है, कहने का मतलब कुछ ना कुछ मेंबर है, तो वैसे सेट को हम कहेंगे नॉन एम्पटी सेट, ठीक है। मतलब खाली नहीं है, सेट एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एम्पटी सेट। चलिए, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा टाइप, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन में सिंगल्स वर्ड भी है। तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें मात्र एक एलिमेंट रहता है, जिसमें मात्र एक ही मेंबर हो या एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम नहीं, मात्र एक एलिमेंट, ऐसे सेट को आप क्या कहोगे? सिंगलटन सेट। कुछ उदाहरण की सहायता से इसे अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, सॉरी। तो एक सेट है जिसमें मात्र एक एलिमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, वो है 0, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है। कैसे? तो आइए समझते हैं। कहता है कि इसमें ऐसे एलिमेंट को रखे जाने हैं जो Z का मेंबर हो। Z आप लोग को मैंने बताया कि Z मतलब क्या हो गया? Z का मतलब इंटीजर का सेट है ये। तो जो इंटीजर से बिलोंग करता हो एलिमेंट, और वो एलिमेंट अगर उस एलिमेंट को 4 के साथ जोड़ा जाए तो रिजल्ट उसका 0 आना चाहिए। मतलब एलिमेंट को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं? तो यहाँ पर x के जगह पर हम कौन सा इंटीजर रखें कि ये, ठीक है, ये
सॉल्व होकर के 0 हो जाए, तो बस एक ही है, एक ही नंबर है, और वो क्या है -4। -4 प्लस 4 रिजल्ट हमें क्या मिला 0। तो मात्र एक ही एलिमेंट पर ये इक्वेशन जो है, ठीक है, 0 के बराबर, मतलब इक्वेशन 0 के बराबर होगा, यह सेटिस्फाई करेगा। तो एक ही मेंबर मिला, एक ही एलिमेंट मिला, इसलिए ये क्या है, सिंगलटन सेट है। आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल में बोला गया कि इसमें ऐसे एलिमेंट लिया गया है जो नेचुरल नंबर का मेंबर बताया जा रहा है और इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लें, लेकिन याद रखिए नेचुरल नंबर से ही लेना है। आप कौन सा नेचुरल नंबर लोगे कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो एक ही है, सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 में 9 लॉस करेंगे, 0 मिलेगा हमें, घटाएंगे, तो सिर्फ 3 ही है, ठीक है। तो 3 को लिए हमने, -3 भी है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन -3 हम नहीं ले सकते। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि -3 यहाँ पर ये जो दे रखा है यहाँ पे कि x सिर्फ नेचुरल का क्या होना चाहिए, नेचुरल का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का मेंबर होना चाहिए, तो -3 नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, तो इसीलिए उसे हम नहीं लेंगे, सिर्फ +3 को लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक ही मेंबर हमें मिलता है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है हमारा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं फाइनाइट सेट्स पर। फाइनाइट सेट्स क्या है, इसे भी अच्छे से समझते हैं। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंटों की संख्या सीमित है, फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड है, हमें पता है कि एलिमेंट उसमें कितना है, आपको पता हो जाएगा कि एलिमेंट इसमें इतना हो सकता है, इतना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट्स, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है। अब बात करें इनफाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या फिक्स्ड नहीं है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है, अथाह है, बहुत है, ठीक है, उसे आप कहोगे इनफाइनाइट सेट। कुछ उदाहरण की सहायता से हम लोग दोनों सेट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला आते हैं फाइनाइट सेट्स पर। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो बोर्ड पर। तो पहला एग्जाम्पल जैसे कि एक सेट है, ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि ये फिक्स्ड है, एलिमेंटों की संख्या क्या है, फिक्स्ड है, सीमित है, लिमिटेड है। तो इस प्रकार ये सेट क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है हमारा। एक यहाँ पर जो हमने लिखा है इसे आप समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से। स्मॉल n ऑफ a, इसका मतलब हो गया कि इसे आप इस तरह से पढ़ोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट a, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको शॉर्टकट में हम इस तरीके से लिखेंगे। तो कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो इस तरह से लिख के आप बता सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज अ फाइनाइट। यस, ठीक है, अर्थ में कितने लोग हैं, इसकी संख्या क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट है भाई, ठीक है, फिक्स्ड है तो फाइनाइट है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। एक सेट यहाँ पर सी ले रहे हैं जिसमें ऐसे एलिमेंट को हम रख रहे हैं जो पूर्णांक का मेंबर है, वो पूर्णांक संख्या इंटीजर का मेंबर है, x क्या है, इंटीजर का मेंबर है, और इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो बताइए यहाँ पर हम, ठीक है, कौन सा इंटीजर लें कि इक्वेशन को वो
सेटिस्फाई करे, 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर आप -6 या नहीं तो +6 को रख के देखिए। अगर हम यहाँ x² - 36 बराबर 0 है, तो x के जगह पर हम रखते हैं -6 पावर 2 लगाते हैं -36 बराबर 0। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सेटिस्फाई करता है। अगर आपने +6 भी रखा है, अगर आपने +6 भी रखा है तो भी इसको सेटिस्फाई किया। तो 2 ही नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज एक भी नंबर नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं -6 और +6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 ही है इस सेट में। तो इस सेट में 2 ही हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट C। किस सेट का ये एलिमेंट है? सेट C का। इसमें कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। तो एलिमेंट्स की संख्या फिक्स्ड है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट। तो इस तरह से हमने तीनों एग्जाम्पल्स समझा। अब हम लोग समझते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कोई भी सेट में एलिमेंटों की जो संख्या होगी, इनफाइनाइट सेट की बात करें तो उसमें अथाह एलिमेंट होगी, मतलब कहा जाए अनगिनत या बहुत सारे। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक, तो फिक्स्ड नहीं है, एलिमेंटों की संख्या फिक्स्ड नहीं है किसमें? इनफाइनाइट सेट्स में। हम एक एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वन द आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का आर्क में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, हम एक सर्कल का अगर हम कोई आर्क लें तो उसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सेट बना हमारा इनफाइनाइट सेट्स बन गया। दूसरा आते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट। लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट लाइन सेगमेंट में। यह लाइन सेगमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है ईच वन ऑफ द सेट्स N, Z, Q एंड R इज एन इनफाइनाइट सेट। ये दोस्तों ये मैंने आप लोग को बताया है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि N, कैपिटल Z, कैपिटल Q एंड कैपिटल R, इसका क्या अर्थ है? तो ये सेट है। N क्या है? सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर का सेट है, ये रेशनल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अगर P नज़र आए तो समझिए प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, और अभी 2 टाइप और बचा हुआ है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये 2 सेट पर अभी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। दोस्तों 2 तरह का सेट्स अभी बाकी है, एक इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंट सेट। हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं इक्वल सेट क्या है, ये किस तरह का सेट है। 2 सेट कब इक्वल माने जाएंगे, कब बराबर माना जाएगा? 2 सेट। तो दोस्तों 2 सेट तभी इक्वल होते हैं जब दोनों सेट्स में एलिमेंट की संख्या भी बराबर हो और सेम एलिमेंट हो। दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, अलग अलग एलिमेंट ना हो। इस बात को याद रखिए। 2 सेट इक्वल सेट तभी होंगे जब दोनों सेट में एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हो, अलग अलग एलिमेंट ना हो। कुछ उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से आप बात को समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण आप देख रहे हैं,
1 2 3 पहला एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। दूसरा सेट में भी 3 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है, 2 1 3। तीसरा में भी सेम है, एलिमेंट सेम है, सिर्फ ऑर्डर अलग है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट को रख सकते हो सेट में, कोई परेशानी की बात नहीं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि एलिमेंट क्या है, तीनों में तो सेम एलिमेंट है, इसका मतलब ये तीनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 4 5 6। दूसरा सेट बी है इसमें भी 3 एलिमेंट है, 5 4 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, क्या है, दोनों में एलिमेंट्स क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब दोनों में एलिमेंट्स बराबर है और एलिमेंट भी सेम ही है, 4 5 6 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल सेट है हमारा। कैसे लिखेंगे, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर इसका उल्टा लिए हैं, जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल सेट है। तो क्यों ऐसा है, तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, 4 2 1। एलिमेंटों की संख्या तो समान है लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है। सेट ए में 1 2 1 है, लेकिन एक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट है और इसमें एक एलिमेंट 3 है, जो कि ये बी में नहीं है। 3 सिर्फ ए में है, 3 ए सेट ए का मेंबर है, बी का मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों सेट क्या है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है तो इसमें 4 है, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये किस तरह का सेट्स है। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of element in a set A is equal to number of element in set B। मतलब अगर दो सेट तभी इक्विवेलेंट कहलाते हैं जब दोनों सेट्स में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात ये भी लिखा है, यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि दोनों सेट्स में क्या है कि एलिमेंटों की संख्या समान होना चाहिए। सेम एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि एलिमेंट्स की संख्या इक्वल हो, समान हो, तो वो सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या था, सेम एलिमेंट होना चाहिए था दोनों सेट में, या जितने भी सेट्स को आप इक्वल मानते हो सब में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में ऐसा है नहीं। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि प्रत्येक सेट में एलिमेंटों की संख्या समान होना चाहिए। सेम एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सब में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट सेट माना जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स का कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स है। एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 3 5। दूसरा सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है, 2 4 6। इसमें भी एलिमेंटों की संख्या 3 है, इसमें भी एलिमेंटों की संख्या 3 है। दोनों सेट्स में एलिमेंटों की संख्या इक्वल है, समान है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब एक फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। मतलब इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। हर इक्वल सेट्स, कोई भी दो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट कहलाता है। लेकिन बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। इक्विवेलेंट
सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। दो जरूरी नहीं है, अगर दो इक्विवेलेंट कोई दो सेट इक्विवेलेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल भी होगा। ठीक है, हो सकता है, अलग बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कैसे? तो अभी हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट भी है। ये दोनों, ये इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट सेट भी है। इक्वल सेट क्यों है? क्योंकि सेम एलिमेंट है दोनों सेट्स में। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, मतलब बराबर बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट है। इस प्रकार ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल सेट्स भी है। आज का सफ़र दोस्तों यहाँ पर ही ख़त्म होता है और कुछ उदाहरण, इम्पोर्टेंट उदाहरण लेंगे अगला लेक्चर में। मेरा अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें आप लोग को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, हम लोग समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।